नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं RNS क्लासेज। मैं हूं राजूराम। आज हम हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है लिपि। उससे पहले हम भाषा के बारे में अध्ययन किया था। आज लिपि के बारे में पढ़ेंगे। लिपि क्या होती है, लिपि कहते किसे हैं, लिपि का इतिहास क्या है, नामकरण एवं विकास, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लिपि कहते किसे हैं। लिपि लिपि एक ऐसे चिन्ह होते हैं जिनके माध्यम से किसी भाषा को लिखा या उकेरा जाता है। उन चिन्हों को ही लिपि कहा जाता है। और भारत में यदि लिपि की बात करें तो भारत की सबसे प्राचीन जो लिपि है वो है आपके ब्राह्मी लिपि। सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी लिपि। भारत की सबसे प्राचीन लिपि ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि ब्राह्मी लिपि भारत की प्राचीन लिपियों में से एक है। और इसके अलावा और भी कई लिपियां थी भारत में, जैसे खरोष्टी, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि आदि। इन सब लिपियों में जो ब्राह्मी लिपि है वो एकदम शुद्ध भारतीय लिपि मानी गई है। इस दिशा में कुछ अनुसंधान भी किए गए हैं, कुछ शिलालेख प्राप्त हुए हैं। उन शिलालेखों से ब्राह्मी लिपि का जो एक प्राचीनतम रूप है वो मिलता है। और इसका जो नाम है वो ब्रह्मा जी के नाम पर ही ब्राह्मी लिपि रखा गया है, क्योंकि ये सबसे प्राचीनतम होने के कारण और सौंदर्य के कारण लिखने में बड़ी सुंदरता है इस लिपि की। बहुत सुंदर लिपि है, इसलिए इसका नाम प्राचीन होने के कारण ब्रह्मा के नाम के ऊपर ब्राह्मी लिपि रखा गया है। ये जो लिपि है ये भारत में प्राचीन काल में कहते हैं दो भागों में विद्यमान थी। एक तो उत्तरी लिपि और दूसरी दक्षिण लिपि। दूसरी थी दक्षिण लिपि। उत्तरी लिपि से तो देवनागरी लिपि का विकास होता है और दक्षिणी लिपि से तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़, आदि लिपियों का विकास हुआ। और उत्तरी लिपि से जो विकास हुआ देवनागरी, तो इस देवनागरी का जो नामकरण है वो संस्कृत भाषा, उसको देव भाषा कहते थे, इसलिए देव शब्द वहाँ से लिया है। और नागरी शब्द नागर ब्राह्मण होते थे गुजरात में,
गुजरात के नागर ब्राह्मणों के नाम से नागरी पड़ा और संस्कृत भाषा के प्रकांड विद्वान होते थे वे। तो संस्कृत भाषा देव भाषा है, इसलिए देवनागरी इस लिपि का नाम हुआ। उत्तरी लिपि का, ब्राह्मी लिपि की ही दो प्रमुख शाखाएं हैं, उत्तरी लिपि और दक्षिणी लिपि, जिसमें उत्तरी लिपि की जो शाखा है उसका नाम देवनागरी लिपि है। और देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषाएं हैं वो आपके सबसे पहले तो आ जाएगी संस्कृत, दूसरी हिंदी, तीसरी मराठी, चौथी नेपाली, पांचवी कोंकणी, कोंकणी मतलब गोवा प्रदेश की भाषा है, कोंकण तट जो बोला जाता है वहाँ की भाषा है कोंकणी। नेपाली, मराठी, हिंदी, संस्कृत, गुजराती, इस इत्यादि भाषाएं जो है वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब जो कुछ जो देवनागरी लिपि का जो नाम है और इसका विकास है, इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे। इस देवनागरी लिपि का जो विकास है वो लगभग 700-800 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जो गुजरात के नरेश थे उसमें जय भट्ट, उसी समय का इनका जो विकास है वो उद्भव माना जाता है, क्योंकि 8वीं शताब्दी के राष्ट्र को नरेशन तथा 9वीं शताब्दी में बड़ौदा के ध्रुवराज ने भी अपने राजकाज में इसी लिपि का प्रयोग किया था उस समय, इसलिए इसका नामकरण हुआ। और मैंने पहले आपको बता दिया कि गुजरात में नागर ब्राह्मणों के नाम पर ही इसका नागरी नाम पड़ा और संस्कृत भाषा को देव भाषा कहते हैं, इसलिए इसका दोनों रूप मिला करके देवनागरी नाम हो गया। इसके बाद इस लिपि का जो प्रयोग है वह उत्तरी भारत के जितने भी उस समय के राजवंश या राज्य थे उन सब ने इसको अपनाया है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ये गोहिल जो थे, यानी गहलोत जो चित्तौड़गढ़ में थे, बाद में यही आगे जा कर के सिसोदिया कहलाए और इन्हीं की उपाधि थी महाराणा। तो मेवाड़ राजघराना, फिर आगे चलते हैं तो मारवाड़ राजघराना अर्थात वर्तमान का जोधपुर और इसके आसपास के ज़िले, ये मारवाड़ परगना था, मारवाड़ राजवंश। तो मारवाड़ घराने ने भी इस लिपि को अपनाया। उसके बाद कुछ आगे चलें तो मध्य प्रदेश में भी इस लिपि को अपनाया। फिर राठौड़, कलचुरी नरेश, कन्नौज के गहड़वाल, गुजरात के सोलंकी राजा आदि, इन सब ने इस लिपि को अपनाया, इसलिए इसमें गुजराती भी शामिल है। गुजराती भी इसी लिपि की इसी लिपि में लिखी जाती है गुजराती। ये सब भाषाएं इस देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस लिपि को लोकनागरी एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। इस लिपि का जो संबंध है गुजरात के नागर ब्राह्मणों से है, मैंने आपको पहले ये बात बता दी थी, इसलिए इसका नामकरण नागरी लिपि और देव भाषा संस्कृत के ऊपर देव प्लस नागरी, देवनागरी नाम रख दिया गया। और इस लिपि की विशेषता यह है, यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। इसकी विशेषता क्या है? विशेषता है कि यह लिपि बाईं ओर से दाईं और
लिखी जाती है। जैसे अब मैं लिख रहा हूँ तो ये तो हो गया मेरा बायां और ये हो गया दायां। तो यहाँ से लिखना शुरू किया मैंने, बाएं से इधर आया दाईं ओर, फिर वापस इधर आया बाएं से दाईं ओर, फिर ऐसे दाएं से बाएं से दाईं ओर। मतलब है कि इधर वाला बायां इधर वाला दायां होता है। तो इधर से लिखना प्रारंभ किया, यहाँ समाप्त होते ही वापस यहाँ आया, यहाँ से फिर लाइन को पूरा किया, फिर यहाँ आया, फिर लाइन को पूरा किया, फिर यहाँ आया, फिर लाइन को पूरा किया। ऐसे चलती है ये। जबकि फारसी लिपि और उर्दू भाषा जो है वो इसके ठीक विपरीत यानी उल्टी लिखी जाती है, बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जैसे इधर से शुरू की और इधर समाप्त की, इधर से शुरू की इधर समाप्त की, फिर इधर से शुरू की इधर समाप्त की। इसलिए फारसी जो लिपि है उसमें उर्दू भाषा लिखी जाती है, फारसी लिपि में उसकी विशेषता है ठीक इसके विपरीत, यानी वो बाईं ओर से शुरू होती है, दाईं ओर समाप्त होती है। इस प्रकार कुछ इसकी विशेषताएं और भी है काफ़ी। जैसे इसमें बहुत ही अच्छी तरीके से क्रमबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से इनके वर्णों का निर्माण और व्यवस्थित रूप व्यक्त किया है। जैसे इसमें कुल 11 स्वर होते हैं। इसमें देवनागरी लिपि में इस लिपि में कुल स्वरों की संख्या है, स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन व्यंजनों की संख्या 33 है, जिसमें 25 तो है आपके क से म तक, 25 है आपके स्पर्श व्यंजन। उसके बाद य र ल व है, य र ल और व, ये हो गए 4 अंतस्थ वर्ण या अर्धस्वर भी कहते हैं इनको, अंतस्थ व्यंजन या इनको अर्धस्वर भी बोला जाता है, अर्धस्वर, इनको अर्धस्वर भी बोला जाता है। इसके बाद में आते हैं श ह, ये है आपके 4 ऊष्म व्यंजन। ऊष्मा पैदा होती है इनको बोलने से, तो इसलिए ऊष्म व्यंजन कहलाए। तो अब कितने हो गए देखो, 25 और 4 29 और 4 33, तो 33 तो ये व्यंजन हो गए और 11 स्वर हो गए। ठीक है दोस्तों। और इसमें फिर आगे जो है ना अक्ष, त्र, ज्य और स्र, ये 4 है आपके संयुक्त वर्ण, ये इसमें शामिल नहीं है। ये कौन से वर्ण है? संयुक्त वर्ण, या हाँ इनको संयुक्त वर्ण बोला गया है क्योंकि ये दो व्यंजनों से मिल के बने हैं, दो व्यंजनों से मिल के बने हैं, इसलिए इनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इनके अलावा दो व्यंजन और लिए गए हैं जो बाद में जोड़े गए हैं, जो नवीन व्यंजन कहलाए। नवीन व्यंजन 2 व्यंजन हैं नवीन व्यंजन, वो है आपके ड़ और दूसरा है ड। ये दोनों नवीन व्यंजन हैं, नवीन व्यंजन। इनका नाम है उत्क्षिप्त,
व्यंजन, ये नवीन व्यंजन है। यदि आपको पूछ ले कि नवीन व्यंजन कौन से है, तो ये दोनों नवीन व्यंजन हैं, अड़ और ढ। इनको ही उत्तक्षिप्त वर्ण बोला गया है। इसीलिए इसमें इसकी एक और विशेषता होती है कि इसमें अक्षर जो है वो गोल मटोल सुडोल होते हैं। अक्षर जो है, इसके जो अक्षर जो वर्ण हैं वो कैसे होते हैं? गोल मटोल और सुडोल। गोल मटोल और सुडोल अक्षर होते हैं। और बाकी तो इसके रूप जो है वो चलते ही हैं, पूरे वर्ग में चलते हैं। क से म तक मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या कहलाते हैं वो सभी। और कुछ वर्ण जो है वो अन्य भाषाओं से भी आए हैं, तो उनको भी शामिल किया गया है। और इसमें स्वरों में फिर 11 ये होते हैं, 2 होते हैं आपके अयोगवाह। अयोगवाह वो होते हैं अंग और अह। ये दोनों स्वरों में शामिल नहीं है, इनका नाम है अयोगवाह। अयोगवाह। ठीक है दोस्तों, तो कुल मिला के आपको मैंने लिपि की परिभाषा और लिपि में जो मुख्य लिपि है अपने भारत की और सबसे प्राचीन लिपि है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से 2 लिपियाँ का विकास होता है, उत्तरी लिपि और दक्षिणी लिपि। उत्तरी लिपि में विशेष करके देवनागरी चलती है और दक्षिणी लिपि में तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ आदि चलती है। और इसलिए इन लिपि जो देवनागरी लिपि अपन बात करते हैं देवनागरी लिपि की, इन लिपि से हमको कोई मतलब नहीं है, दक्षिण भारत की है, इसलिए हम उत्तरी लिपि की बात करेंगे। देवनागरी लिपि की विशेषता मैंने आपको बताई है। इसमें क्या कैसे स्वर होते हैं, क्या क्या वर्ण होते हैं, व्यंजन होते हैं, ये सब कितने होते हैं संख्या में, और इनके नाम वगैरह सब मैंने आपको बताए हैं। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट्स करना और इसको शेयर भी करना। और ये चैनल आपका ही है, इसको प्रमोट करने में आपका विशेष योगदान रहेगा, ऐसी मैं आशा और उम्मीद रखता हूँ आपसे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।